Good morning, friends. Today we are going to start history मेंस classes for MPPSC. आज जो है MPPSC मेंस में जो हिस्ट्री का सेक्शन होता है उसका यूनिट वाइज हम लोग चालू करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एक एक चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा और उसको कैसे आगे अपने को आंसर राइटिंग में उसको अप्रोच करना है उसको देखेंगे. मेरा नाम AK मेहता है और मैं आज से आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ. सबसे पहले अपन देखेंगे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से अगर अपन चालू करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो होती है शुरुआत से अगर देखें तो हिस्ट्री की जो यूनिट 1 होती है उसमें हिस्ट्री जो इतिहास चालू होता है वो चालू होता है प्री हिस्ट्री पीरियड से. परंतु अपने MPPSC मेंस के सिलेबस में वो उतना नहीं आता है. अपना जो मेंस का सिलेबस है वो चालू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से 10th सेंचुरी AD तक का जो पीरियड है उस पीरियड में जितनी भी डायनेस्टीज़ हुई है, जितना भी पीरियड हुआ है, उसके दौरान क्या क्या पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है वो अपने को इसमें पूछा जाता है. तो आज अपन सबसे पहला टॉपिक जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं उसको अपन स्टार्ट करेंगे. मैं चालू आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से करूँगा. बेसिक चीज़ें जो आपको पता है आप प्री में भी पढ़ते हैं तो प्री और मेंस में बस फ़र्क इतना ही रहता है कि प्री में जो मोस्टली फोकस होता है अपना वो रहता है फैक्ट पे. ये फैक्ट वन लाइनर आते हैं और फैक्ट पे अपने को आंसर मिल जाता है. और मेंस में जो है उसका अपने को थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करना रहता है कि उसका जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या रहे उस समय, इकोनॉमिकल इश्यूज़ क्या रहे, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर मिली है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ इम्पोर्टेंट जो पर्सन हैं, इम्पोर्टेंट जो लोग हैं जिन्होंने एक्सकावेशन किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कुछ साइटों का, उस पर बात करेंगे अपन. ठीक है, कोई फॉरेन ट्रेड वगैरह होते थे उन पे बात करेंगे. इसका और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, उसमें दोनों में क्या समानता है, सुमेरियन सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या समानता है. इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को एक साथ अपन लाइन बाय लाइन को इसको कंप्लीट करेंगे. तब इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ होती है जो बेसिक से शुरू होती है वो है कि ये तो अपने पहला पॉइंट चालू हो गया. इसमें मैं आपको हिस्ट्री ऐसे पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूँ. मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद सबसे पहले जो है जिसे आपको मैं बेसिक चीज़ अगर बता दूँ तो इस अर्थ पर जो मनुष्य का जीवन चालू हुआ था वो लगभग 2.5 से 3 करोड़ ईयर्स, 3.5 करोड़ साल पहले चालू हुआ था. धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है उसमें मनुष्य ने अपने अपने हिसाब से बॉडी ने डेवलपमेंट किया और वो बंदरों से जो है कपी जिसको बोलते हैं बंदरों से वो मनुष्य की फेज़ में आना चालू हुआ. समय बढ़ता गया और धीरे धीरे जो है लोगों ने नई नई चीज़ें देख कर चालू करी और जो है अपन ने उस पूरे पीरियड को कुछ सेक्शनों में बांटा है. तो सबसे पहला जो प्री हिस्ट्री वाला पीरियड आता है उसको भी अपन ने कुछ भागों में डिवाइड किया था. फिर उसके बाद जो है अपना कुछ ऐसा पीरियड आता है जहाँ पर लोगों ने खेती करना चालू कर दी, मेटल्स का यूज़ करना चालू कर दिया. और उसके बाद जो है एक ऐसा पीरियड आता है जब लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया. तो सबसे पहले हमारे सिलेबस के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जहाँ से अपना सिलेबस चालू होता है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर जो है लोगों ने रहना सीख लिया था, घर बनाना सीख लिए थे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी यहाँ पर, लोगों ने व्यापार करना सीख लिया था, आदान प्रदान चीज़ों को लेना देना सीख लिया था, बिजनेस चालू हो चुके थे. लोथल जैसे कुछ पोर्ट बना दिए थे, बंदरगाह बना दिए थे और उन बंदरगाहों पर जो है उस पर ट्रेडिंग भी चालू होती थी. दूसरी सभ्यताओं, सुमेरियन हो, मेसोपोटामिया हो और भी सभ्यताओं के साथ इन्होंने सामान जो है व्यापार जो है इनका चालू हो गया था. तो सबसे पहले अपन इस सिलेबस में जो MPPSC मेंस का सिलेबस है उसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी बच्चे क्या करते हैं कि प्री पढ़ते हैं अच्छे से और प्री को ही वे लोग क्या करते हैं कि प्री को ही मेंस में भी प्री को ही पढ़ते हैं. फिर तो मेंस और प्री में थोड़ा सा फ़र्क है. जब अगर आप शुरुआत से अगर कोई चीज़ चालू कर रहे हैं, अगर पढ़ना आप MPPSC आए हैं और अब पढ़ना MPPSC चालू कर रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा कि आप मेंस पे फोकस करिए. मेंस करेंगे तो लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि प्री करेंगे पहले, फिर मेंस आएगा तो मेंस करेंगे, इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू करेंगे. तो वो जो स्ट्रेटजी होती है ना वो मैक्सिमम टाइम फ्लॉप ही हो जाती है क्योंकि प्री और मेंस में ज़्यादा समय रहता नहीं है.
2-3 महीने का समय रहेगा आपके पास, उसमें आप इतनी तैयारी कर नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा लिखने की कैपेबिलिटी, और ये सब समझ में नहीं आता। तो मेरा ये फोकस रहता है कि आप हमेशा जो है एक मेंस की तैयारी करिए, मेंस की तैयारी करिए। मेंस की तैयारी करेंगे तो इतनी अच्छे से करिए कि प्री उसकी ऑलरेडी हो जाती है, ठीक है। अब लोग पहले बच्चे प्री करते हैं, फिर मेंस करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे, और समय अपने पास इतना बीच का रहता नहीं है, अपने पास केसेस भी बहुत सारे चलते रहते हैं, तो कोई चीज़ फिक्स है नहीं। तो इसलिए अपने को जो है एक थोड़ा सा ब्रॉड वे लेके चलना है। अगर यहाँ से चालू करेंगे तो हो सकता है कि प्री में तो हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली का कोई क्वेश्चन आए ना प्री में, मोस्ट प्रोबेबली चांस है, क्योंकि वहाँ पूरा सिलेबस आता है। परंतु मेंस में आना ही है, ठीक है ना, क्योंकि टोटल मिला के 10 या 12 टॉपिक होते हैं, और 10 या 12 टॉपिक में से कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, बड़े जो क्वेश्चन है 11 मार्क्स के। अब इस प्रकार से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब उनमें से अगर मान लीजिए किसी ने मौर्य सिविलाइजेशन, जो मौर्य डायनेस्टी जो है, मौर्य डायनेस्टी पे 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो जो है फिर वापस से जो है क्वेश्चन जो है मौर्य डायनेस्टी का आगे नहीं पूछ सकता। गुप्ता डायनेस्टी का अगर उसने एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ लिया तो फिर वो आगे नहीं पूछेगा। 200 शब्दों वाला में क्वेश्चन जो आता है उसमें आपको फिर वो नहीं पूछ सकता। तो ये वहाँ पे जब टॉपिक ही फिक्स है तो अपने को मतलब सब पढ़ना है और सब में से कुछ ना कुछ आना है, ये बात तय है। तो आपको हर चीज़ को इतना अच्छे से करना है। चीज़ें लिमिटेड है पर आप इसको ढंग से करेंगे तब लिमिटेड है, वरना तो आप पढ़ते रहिए। और हमेशा ये याद रखिए कि सिलेबस को अपने को अच्छे से पूरा एनालाइज कर लेना है। पहले सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस को समझना है, सिलेबस को रटना है, दिमाग में पूरा सिलेबस चालू हो जाए, उसके बाद पढ़ना चालू करना है किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है। सबसे पहले अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अपन ने देखा। अब इसमें अपन चालू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। तो सामान्य सी बात है, इंडस वैली मतलब इंडस नदी एक नदी का नाम है। इस नदी को हिंदी भाषा में सिंधु नदी कहते हैं, ठीक है। और तो सिंधु नदी सब और इसकी जो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ कि मैक्सिमम जितनी भी साइट्स जो डिस्कवर हुई वो मैक्सिमम साइट्स जितनी भी मिली है, अप्रॉक्सीमेटली 1400-1500 साइट्स आज तक मिल चुकी है। तो मैक्सिमम जितनी भी साइट इसमें डिस्कवर हुई ना, वो सारी सिंधु नदी या तो सिंधु नदी के आसपास या उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, जो इसकी सहायक नदियां हैं, उसके आसपास वो कॉलोनियाँ बन गई थी। पहले कोई ऐसा डेवलपमेंट तो था नहीं, कुछ लोग एक कबीलों के रूप में रहते थे, तो कहीं पे थोड़े लोग रुक गए, थोड़ी आगे जाके थोड़े लोग रुक गए, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है छोटे छोटे गाँव या छोटे छोटे कबीलों का डेवलपमेंट ऐसा मिलता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली क्यों नाम दिया गया। कुछ और दे देते, इंडिया वैली सिविलाइजेशन दे देते, या पाकिस्तान वैली सिविलाइजेशन दे देते, या एशिया साउथ एशिया वैली सिविलाइजेशन दे सकते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको इंडस वैली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जितनी भी साइट्स मिली हैं, जितनी भी साइट्स इस सभ्यता की डिस्कवर हुई है, जितने भी शहर इस सभ्यता के पाए गए हैं, वो सारे सिंधु नदी के आसपास ही पाए गए हैं। अच्छा, उसके आसपास पाए गए हैं, ऐसा नहीं कि वहीं पे पाए गए हैं या उसके अलावा कहीं नहीं मिले हैं। बहुत दूर दूर तक भी, सिंधु नदी से काफ़ी दूर तक भी इसकी सिविलाइजेशन के अपने को मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और वो अपन देखेंगे इसमें कौन कौन सी लोकेशन पे कहाँ मिले हैं। तो जिसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत में अपन देखा जाए तो लोग सब बोलते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा साइट शुरू हुई थी, तो हड़प्पा। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन केवल इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसकी जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी, जो पहली इसका जो लोकेशन डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा से हुआ था। तो अब पहली साइट को रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए कि यार पहली साइट डिस्कवर हुई है, कोई बड़े शहर, एक पूरी सभ्यता, अगर एक पूरी सिविलाइजेशन डिस्कवर होती है तो जो पहली साइट दी है उसको, जो मिली है उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए उसी शहर के नाम पर पूरी सिविलाइजेशन का नाम रख दिया गया है। इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है ना। इसके 2-3 और नाम भी हैं, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, वो सारी कांस्य युग सभ्यता और ये सब तो देखेंगे। अब इसमें देखेंगे अपन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, एक मिनट, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खोज मानी जाती है वो सन 1921, 1921 और 1922 में दयाराम साहनी नामक एक भारतीय थे, उनके द्वारा की गई थी। पर इसकी जो खोज होने की शुरुआत जो थी वो इससे बहुत साल पहले, 80 साल पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। तो देखेंगे अपन यहाँ पे
यहाँ से चालू करते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझने में आसान रहेगा। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कब से चालू हुई? तो ये भाई साहब एक थे मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये क्या व्यक्ति थे? ये 1861 में भारत में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत अंग्रेज जब आए थे, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, तो ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में राज करते थे। तो उनको पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं मिली जो उनके समय से बहुत पुरानी थी। तो उनको ऐसा लगा कि भारत, उनको पाकिस्तान, इजिप्ट या और भी मेसोपोटामिया, इतनी और भी दूसरे दुनिया के बहुत सारे देशों में जो है इस प्रकार की सभ्यताएं मिली। तो उन्होंने भारत में भी इस प्रकार की सभ्यता की खोज करना चालू करी। तो 1861 में ये भाई साहब है अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको बुलाया गया, ठीक है ना। तो ये एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे और इन्होंने भारत में जो खुदाई है इसके काम को में इंटरेस्ट लिया। और उसके बाद इनको 1861 में 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है एक विभाग बनाया गया था, जिसको पुरातात्विक विभाग बोलते हैं, उसका डायरेक्टर भी बनाया गया। और इन्हीं भाई साहब ने 1875 में एक सील खोज के निकाली, ठीक है। एक सील मतलब इनको एक मिली। अब उस टाइम पे वो सील को पढ़ना मुश्किल था। सिंधु घाटी सभ्यता का या इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य जितने भी मिले हैं, रिटर्न जो भी चीज़ें मिली है, उनको आज भी पढ़ना संभव नहीं हो पाया है। वो सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है कि वो क्या थी, वो क्या लिखा गया है। बस जो सील मिली है उसमें जो डिज़ाइन है, जो फोटो हैं, या जो भी चीज़ें बनी हुई है, उस बेसिस पे जो है सब लोगों ने प्रेडिक्ट किया है। अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने विचार दिए कि इस बेसिस पे हम ये मान सकते हैं, बेल मिला है इसलिए खेती होती होगी, ठीक है, इस सिक्का मिला है इसलिए जो है व्यापार होता होगा। इस प्रकार से ये सब चीज़ें मानी गई है। तो इनको 1875 में एक सील मिली, और उस सील में इनको क्या मिला? एक बुल मिला और 6 लेटर्स मिले। हालांकि उस ज़माने में, ये कब की बात है? 1875, 1875 की बात है। तो ये उसको पहचान नहीं पाए कि यार ये है क्या, ये चल क्या रहा है ये सब, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये यूँ होगा, किसी बच्चे ने बना दिया होगा। तो बोले चलो हटाओ अलग। फिर क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि एक व्यक्ति आए, ये सब तो चला गया, 25 साल और निकल गए, 1875 से 1902 तक आ गया अपना पीरियड। फिर जॉन मार्शल, फिर क्या हुआ कि 1902 में ब्रिटिशर्स में एक जॉन मार्शल करके व्यक्ति आए। वो भारत में जो है उन्होंने एक्सकावेशन का काम चालू किया। उनकी बड़ा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने लगभग 20 साल जो है एक्सकावेशन जो है वो पाकिस्तान में किया। और उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है चाणक्य वाली, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ का पूरा उन्होंने डिटेल निकाला और वहाँ पे उसको पूरा एक्सकावेटेड किया। और वहाँ पर एक तक्षशिला म्यूजियम नाम से एक इन्होंने म्यूजियम भी बनाया, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, इन 1918 he founded the stone of Takshila Museum which was hosted many artifacts and all the Marshal Fuse portrait, ठीक है। और इन्हीं की अध्यक्षता में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर थे। और इन्हीं के साथ जॉन मार्शल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इनके ऊपर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, या 5 में तो नहीं आएगा। ये मैंने सभी इंपॉर्टेंट जितने भी लोग थे उस टाइम के जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया है, उनका मैंने 3 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं, आंसर तैयार कर दिए हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है किसी व्यक्ति का, जैसे पिछले पेपरों में कौटिल्य का आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का आ सकता है, जिसका भी उनको लगेगा। तो 3 मार्क्स के लिए तो अपने को हमेशा तैयार रहना। वो 3 मार्क्स में क्या रहता है कि चीज़ें फैक्ट लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो इतना लिखा हुआ है, इनमें से कुछ भी याद रह जाए, 2 लाइनें, उसमें काम हो जाएगा आपका। तो ये जॉन मार्शल जो है भाई साहब जो है, ये 20 साल तक इन्होंने यहाँ भारत में खुदाई करी। और इन्हीं के कार्यकाल में जो है तक्षशिला म्यूजियम या तक्षशिला यूनिवर्सिटी की खोज की गई थी, जो पूरी गायब हो चुकी थी, और इन्होंने तक्षशिला म्यूजियम की स्थापना करी। जॉन मार्शल जो थे ये एक डायरेक्टर जनरल थे, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल थे। इनके नीचे भी कुछ लोग होंगे, ठीक है। ये यूपीएससी से आए होंगे भाई साहब, तो इनके नीचे भी कुछ लोग होंगे, यूपीएससी से नहीं आए होंगे। उस ज़माने में ये एक बड़ा पद था, ठीक है ना। उनके नीचे भी कुछ पद होते थे। तो इन्हीं के जो सबऑर्डिनेट थे, इनके नीचे जो काम करने वाले व्यक्ति थे, उनमें से एक नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। इनका नाम आपने सुना होगा। तो इन्होंने दयाराम साहनी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोजने का, हड़प्पा शहर को खोजने का जो श्रेय जाता है वो दयाराम साहनी को जाता है। और ये इन्होंने किसके अंडर में किया? जॉन मार्शल के अंडर में। तो जॉन मार्शल जो है, एक मिनट, जॉन मार्शल के अंडर में किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये उन्होंने 1921 और 1922 में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के रूप में काम किया,
ठीक है ना। और बाद में इनका काम इतना अच्छा लगा कि 1925 में इनको दिल्ली बुलाया गया, वहाँ पे इनको डिप्टी डायरेक्टर जनरल बना दिया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और 1931 में इसी व्यक्ति को, दयाराम साहनी को, भारत का पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया, जो पहला भारतीय था। तो ये बात आप याद रखना, ये बड़ी बात है ना, क्योंकि इसके पहले जितने भी डायरेक्टर बने वो सारे ब्रिटिशर्स ही थे। परंतु पहली बार इनका काम देख के, ब्रिटिशर्स के बारे में एक बात कहूँगा कि उन लोगों ने हमेशा अच्छे लोगों को हमेशा प्रोत्साहित किया, वो लोग हमेशा ही अच्छे लोगों को आगे लाए। ऐसे इतिहास में बहुत एग्जाम्पल है, समय के साथ अपन वो देखेंगे। तो ये आ गए अपने दयाराम साहनी साहब। तो दयाराम साहनी साहब ने हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा शहर की खोज की, बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिला, लोगों ने अखबारों में छपा ये हड़प्पा। तो जॉन मार्शल और दयाराम साहनी के कंबाइंड इफेक्ट के साथ इन्होंने, और इनका इतना नाम हुआ कि 1925 में इनको दिल्ली बुलाया गया। और दिल्ली बुलाने के बाद जो है इनको असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनाया गया। और फिर 1931 में भारत का पहला डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत का पहला बना दिया गया इनको। इनके साथ साथ एक और व्यक्ति थे जो साथ में काम करते थे। विभाग तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इन्हीं के लेवल का दूसरा एक डिपार्टमेंट, इनका एक और व्यक्ति था जिसको बोलते हैं राखलदास बनर्जी या राखलदास बंदोपाध्याय, दोनों एक ही हैं। तो राखलदास बनर्जी भी इन्हीं के साथ में काम करते थे। तो इन्होंने जब हड़प्पा खोजी, उसी समय के थोड़े समय बाद इन्होंने जो है एक नया शहर खोज दिया, मोहनजोदाड़ो। और मैं बता रहा हूँ, मोहनजोदाड़ो जो है वो एक ज़्यादा डेवलप शहर था। हड़प्पा भी डेवलप्ड था, पर मोहनजोदाड़ो एक ज़्यादा डेवलप शहर माना जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आल्सो नोन एज आर डी बनर्जी वाज द इंडियन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एक्सपर्ट, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ होगी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके बारे में अपने को जानना है। जैसे ये है केसरीनाथ नारायण दीक्षित। अब उन्होंने दयाराम साहनी ने और अपने आर डी जो बनर्जी साहब हैं, इन लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की शुरुआती खोज तो कर दी, पर अब ये लंबे समय तक तो कर नहीं पाए, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा शहर था ना। और थोड़ी थोड़ी देर दूरी पर जो है नई नई सभ्यता, नए नए सामान मिलते जा रहे हैं और चल रहे हैं बहुत लंबी दूरी तक। तो थोड़ा उन्होंने खोज दिया, वो चीज़ें चालू हो गई, फिर लोगों का इंटरेस्ट जगा। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और नए नए लोगों को बुलाकर उसको और ज़्यादा खुदाई करवाई। तो एक फिर अगला व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम था नारायण दीक्षित, ठीक है ना। तो नारायण दीक्षित जो हैं ये भी डायरेक्टर जनरल बने थे 1937 से 1944 तक, ठीक है ना। और इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खुदाई में जॉन मार्शल के साथ काम किया था, ठीक है। तो ये जॉन मार्शल के साथ जो बनर्जी साहब थे और उनके साथ ये वही साहब अपने ये भी लगे हुए थे। बाद में ये डायरेक्टर जनरल बन गए। डायरेक्टर जनरल का नाम इसलिए आता है क्योंकि वो संस्था प्रमुख होता है, ठीक है। अब वो संस्था प्रमुख होता है इसलिए उसी का नाम आता है। आप अगर काम करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आपको समझ में आएगा कि काम आप करते हैं, और जो मेन जो इंचार्ज होता है आपका, तो वो उसको क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि उसकी देख रेख में होता है, मेन सारा काम वही देखता है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट जे.एच. मेके। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने की वजह से क्या है कि ये 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। 2-2 लाइन लिखनी है, 2 लाइन आपको पता होनी चाहिए किसी के भी बारे में, ये तो सामान्य सी बात है। तो अब इतनी ही आप चीज़ें लिख देंगे ना, और थोड़ा सा पॉइंट, ये थोड़ा फैक्ट वैक्ट डाल देंगे अपने लेवल पे, जितना याद रह जाए, जितना अच्छे से याद रह जाए, तो उसको अपन ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो अब अच्छा, नोट्स बनाते समय एक बात याद रखें कि जब भी नोट्स बनाते हैं, मैं भी जब भी नोट्स बनाता था तो मेरा क्या रहता था, जो पेज रहता है अपने एक रजिस्टर का एक पेज रहता है, उस पेज पे मैं आधा लिखता था, आधे पेज पर लिखता था, और आधा या 3/4 पे लिखता था, और 1/4 तो छोड़ देता था। वो डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा आंसर लिखना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक तरफ 2 पेज होते हैं, लेफ्ट और राइट, तो एक पेज पे लिखते हैं राइट पे या लेफ्ट पे, और साइड वाला छोड़ देते हैं पूरा खाली, कि भविष्य में अपन और भी चीज़ें पढ़ेंगे, कोई एक चीज़ तो पढ़नी नहीं है, बहुत सारी किताबों को पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों से पढ़ना है, बहुत सारे नए कंसेप्ट आएंगे, इसी को अलग अलग तरीके से लिखना सीखना होगा अपने को। तो इसलिए क्या करते हैं कि साइड वाला पेज खाली छोड़ देते हैं, तो बोले कि चलो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर देंगे। अब वो इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट जो है आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका तुरंत तो होना नहीं है कि तुरंत ही जो है सारा बस ये लिखा और ये आ रहा और ये काम हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा,
ठीक है। तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, समय के साथ साथ अपने आंसरों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, नई चीज़ें आएगी उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, जो चीज़ें डबल है या ज़रूरत से ज़्यादा ही जगह घेर रही हो, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, उसको हटाना पड़ेगा, या अच्छे शब्दों का प्रयोग करके उन चीज़ों को कंसाइज करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करने के लिए, और ये सब वहीं करना है उसी पेज पे। लोग क्या करते हैं, एक पूरा एक टीचर से एक पूरा बना लिया, फिर दूसरे से फिर पूरा बना लिया, तीसरे से फिर पूरा बना लिया, अब वो एट द एंड ऑफ द डे वो 3-4 कापियाँ हो गई एक ही सब्जेक्ट की, और एक ही हड़प्पा सिविलाइजेशन ही 3 जगह से पढ़ लिया, अब वो याद कुछ नहीं रहा उसको। तो याद कुछ नहीं रहा क्योंकि और लिखने ने जब बैठा वो, तो अब ये लिखे कि ये लिखे कि ये लिखे कि ये लिखे। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप मेंस की तैयारी चालू करें तो एक स्ट्रेटेजी रखें। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि जब मैं पेपर लेता हूँ, जब मैं कॉपी बनाता था, तो आधा पेज लिखता हूँ आंसर और आधा पेज छोड़ देता हूँ। वो भविष्य के लिए, कुछ लोग एक पेज एक पूरी तरफ लिखते हैं और एक तरफ छोड़ देते हैं, मेरे को वो जमता नहीं है, क्योंकि बार बार इधर से इधर देखो, इधर से इधर करो, नहीं। आप जो है सीधा उसके नीचे छोड़ें। कोई भी चीज़ आती है, ऊपर मार्जिन भी होती है, वो मार्जिन इसलिए दी जाती है कि कुछ पॉइंट ऐड कर लो, है ना, बाकी उस मार्जिन का कोई लेना देना नहीं है, ऊपर से भी लिख सकता आदमी। एक व्यक्ति आए फिर मेके, अर्नेस्ट मेके, ठीक है ना, ये भी ब्रिटिश आर्कोलॉजिकल सर्वे थे। इन्होंने भी मोहनजोदारो की एक्सकावेशन में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है, ठीक है ना। और इन्होंने जो है चंदूहारो एक करके जगह है, इसके बारे में अपन देखेंगे, उसकी भी प्लानिंग करी है कि उसको कैसे जो है खोदा जाए, किसके साथ मिलकर, नॉर्मन ब्राउन के साथ मिलकर, ठीक है। अब अगला और बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये, ठीक है ना, मॉर्टिमर व्हीलर। ये बहुत व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, समझदार, होशियार, ठीक है, इसके बारे में बहुत पढ़ने को भी मिला है, और इन्होंने वाकई में जो है अच्छा काम भी किया है, ठीक है ना। इनके बारे में देख लें आप, ये पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की साइट में, अच्छा, ये क्या था, मॉर्टिमर व्हीलर भारत की आज़ादी के समय, अब नया भारत बनने वाला था, भारत सरकार नई बनने वाली थी, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी जाहिर सी बात है, नए लोग आएंगे। तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो नए लोग आएंगे वो लोग करेंगे क्या, तो जो नए लोग आएंगे उनको सिखाने के लिए भाई साहब जो है ट्रेनर थे, ठीक है ना। तो ये भारत के पहले ट्रेनर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, कि भैया खुदाई कैसे की जाती है, तो ये लिखा भी है इसमें, ठीक है ना। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकम द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट आफ्टर इंडियन बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो पाकिस्तान ने के जो ये 1949 और 1950 में पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिकल एडवाइज़र भी रहे हैं ये, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसे भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान होता है, उसके स्थापना में भी इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और जो है वहाँ पर कराची में एक नेशनल म्यूज़ियम का भी उद्घाटन किया है, और इन्हीं की सर्विस को देखते हुए सन 1952 में इनको उपाधि दी गई। तो ये 6-7 लोग जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन ने इनके बारे में देख लिया, अब थोड़ा सा अपन आगे जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन चालू हुई, इन्होंने खोज दिया, ठीक है ना। तो अब अपने को ये देखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में चल क्या रहा था, मतलब हो क्या रहा है, कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के आसपास फैलने की बजाय बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे कि भैया अगर वो ईस्ट में फैली है तो मैक्सिमम कहाँ तक गई है, वेस्ट में फैली तो मैक्सिमम कहाँ तक गई है, ऊपर नॉर्थ में गई है, साउथ में कहाँ तक गई है। अच्छा, ये सारी साइड जो है ना, आज तक जितनी साइड तक खोजी गई है, उस बेसिस पे ये प्रमाण लिखे गए हैं, उस बेसिस पे डाटा उठाया गया है। कल को मान लो मध्य प्रदेश में कोई नई साइट मिल जाए, महाराष्ट्र में मिल जाए, या उधर और आगे चले जाए, पाकिस्तान से आगे, बलूचिस्तान से भी और आगे चले जाएँ आप, तो वहाँ पे भी आपको नई नई साइट अभी मिल सकती है, मिलती है, मिल भी रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें है। अच्छा, हड़प्पा भारत में, ऐसा इंडिया में बोला जाता है कि हड़प्पा जो है भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, दुनिया की सबसे पुरानी के होने के साथ साथ भारत की भी सबसे पुरानी सभ्यता है। अभी कुछ सालों पहले एक मद्रास में जो अपना ये नेवी होती है, इंडियन नेवी ने जो गुजरात के जो तट होते हैं उन तटों के आसपास जो एक शहर की खोज करी थी। अब इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है,
अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड माना जाता है वो 3300 BC से 1320, सॉरी मैं बार बार टच हो रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सबसे पहले जो 3300 BC से 1300 BC तक मानी जाती है। ये पीरियड 2000 साल का पीरियड है। 2000 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, ठीक है ना। अपन हर समय चीज़ें बदल रही है, तो इन्होंने 2000 साल के स्पान को लिखा है। ये कहीं कहीं पे ये जो पीरियड है ना आपको अलग मिलेगा, इसमें चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें अनुमानित है, ठीक है ना, सब चीज़ें प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। पर जो पूरा फेज है उसको मोटा मोटा अगर अपन देखें तो वो इसके बीच में ही पड़ेगा, आपको इससे आगे नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ये वाली सभ्यता चालू हुई। इसकी खोज कब हुई? 3300 BC। तो अब 3300 BC का मतलब क्या होता है? अपन BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 3300 साल पहले, और आज अपन 2022 में है। तो आज अपन ईसा के 2022 साल बाद में है। तो 2022 और ईसा के 3300, ठीक है ना। तो ये लगभग 5300 5000 के लगभग का पीरियड आ जाता है। तो आज से 5000 साल पहले की सभ्यता है ये। तो मैं भी आप जैसे को बता रहा था, जो इंडियन नेवी है उसने गुजरात में पोर्ट के आसपास जो समंदर का तट है उसमें एक शहर को खोजा है। उस शहर में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साक्ष्य पाए गए हैं। हालांकि पूरी जानकारी नहीं मिली, क्योंकि वो शहर पूरा समंदर में दब चुका है और उसके अब साक्ष्य उठाना, वहाँ पे अब सब जब चीज़ें समंदर में है तो कोई रिटर्न कोई वो तो नहीं मिला है। पर वहाँ पे एक सभ्यता मिली है, एक शहर मिला है, उसमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके तहत ये कहा जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले का, प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन या प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो वो भारत की पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है, परंतु उसके प्रमाण नहीं है, इस वजह से वो कभी ऊपर आया नहीं, ठीक है ना। पर इसके पहले भी लोग थे, ये आप मान के चलें भारत में। तो अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन फैली कहाँ से कहाँ तक थी। तो आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये इससे समझ में आ जाएगा आपको कि हड़प्पा वाली सिविलाइजेशन एक तो पाकिस्तान में सुत्कांडोर जो है ये एरिया है, जो ये बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का जो वेस्ट एरिया है वहाँ पर पड़ता है। ये फैली थी अपने ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र में, और ऊपर मांडा जम्मू कश्मीर में के ऊपर, वहाँ तक ये हड़प्पा सिविलाइजेशन फैली थी, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने ये है कि एक प्रोसेस होती है कार्बन डेटिंग, है ना। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इनको पता कैसे चलता है कि ये इतने समय तक जो है ये कितने कितने साल पुरानी है ये। तो एक प्रोसेस होती है कार्बन डेटिंग, उसमें किसी भी वस्तु में कार्बन का कंटेंट पता, इस कार्बन 14 का कंटेंट पता कर लेते हैं ये, ठीक है। और समय के साथ साथ कार्बन 14 का जो कंटेंट में वेरिएशन आता है, उस बेसिस पे पता चलता है कि ये सभ्यता कितने साल पुरानी है, ये वस्तु कितने साल पुरानी है। तो सबसे पहली चीज़, ठीक है ना, तो ये इस बेसिस पे जो है 3300 से 1300 BC का जो पीरियड है, जो 2000 साल का जो पीरियड है, उस 2000 साल के पीरियड को इन्होंने खोजा है। और उस पीरियड में कुल बहुत सारे गाँव या शहर निकल के आए हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगा, लोथल, चंदुआरो, धोलावीरा, बनावली, और ऐसे 1400 साइट्स है, ठीक है ना। सब तो लिख नहीं पाएंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है उनको अपने को डिस्कस करना है, ठीक है ना, क्योंकि उनसे चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती है, प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्ट अपन देखेंगे कि वो कैसे होती है। ये अपने सारे व्यक्ति हो गए। ठीक है ना। ये लिखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में टोटल 1400 इंडस वैली साइट्स मिली हैं, जिनमें से 925 तो भारत में मिली और बाकी बची हुई लगभग 475 जो है वो पाकिस्तान में पाई गई है, ठीक है ना। और आज़ादी के पहले केवल जो है 40 साइटें जो थी वो पाई गई थी, खोजी गई थी भारत में, और उसके बाद जो है वो सारी साइटें खोजी गई है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पुराना शहर खोजा गया, सबसे पहले तो हड़प्पा खोजा गया था, पर हड़प्पा सबसे पुराना नहीं था। जो बसावट सबसे पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी वो थी, एक जगह का नाम है बिराना। ये जो शहर है या ये जो गाँव है या ये जो एरिया है कबीला, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सबसे पहला सबसे पुराना है, ठीक है ना, ये कबीला। और हड़प्पा जो है उसका मैच्योर रूप है, ठीक है ना। मैंने आपको एक चीज़ बताना थोड़ा सा रह गया कि जो पीरियड था
हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो 3300 से 1300 BC तक था। जो 2000 साल का जो पीरियड है वो इस पूरे में आता है। तो ये जो 2000 साल का पीरियड है ना, इस 2000 साल में कुछ तो डेवलपमेंट हुआ होगा। अपने यहाँ रोज़ डेवलपमेंट हो रहा है, आप देख रहे हो कि रोज़ यहाँ पर नई नई चीज़ें आ रही है। तो वहाँ पर उस समय में भी तो कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा 2000 साल में। तो 3300 BC में इसकी शुरुआत मानी जाती है और 3300 BC से इसको आगे बढ़ाया जाता है। तो जो पीरियड होता है लगभग 2700 से 1700 BC वाला, जो 1000 साल का पीरियड होता है, उस पीरियड की सभ्यता है हड़प्पा। परंतु उसके पहले भी सभ्यता थी, उसके पहले भी लोग नगरों में रहते थे, शहरों में रहते थे, जिनको प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, जो हड़प्पा के पूर्वज थे। ठीक है, कुछ शहर, तो कुछ शहरों में सबसे पहला जो शहर था, जो सबसे पुराना है, वो है बेराना। ठीक है, और जो सबसे बड़ी साइड, जो सबसे बड़ा शहर मिला है, तो वो है राखीगढ़। ठीक है, राखीगढ़ी। तो ये 2 शहर है, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट। हड़प्पा तो सबसे पहला शहर जिसको खोजा गया था, सबसे पुराना शहर था अपना बेराना, और सबसे लंबा जो क्षेत्र मिला है, सबसे लंबा या बड़ा एरिया शहर मिला है, वो है राखीगढ़ी। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, इस डायग्राम से आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये है राखीगढ़ी यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये है राखीगढ़ी। ये है सबसे वेस्ट में, मैंने आपको बताया था। तो सबसे वेस्ट में जो एरिया दिख रहा है वो सुतकांडोर, ये बलूचिस्तान का एरिया है, ये पाकिस्तान का ये वाला एरिया बलूचिस्तान। ठीक है, इसमें और ये मोहनजोदाड़ो है, इंडस नदी, ये रही इंडस नदी बह रही होगी, आपको दिख रहा है इंडस, इंडस लिखा हुआ है, ये इंडस नदी यहाँ लिखा हुआ है। इस इंडस नदी के किनारे ये है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये मोहनजोदाड़ो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक ये शहर है लोथल, आप देख रहे होंगे, ये जो बे है, ठीक है ना, खाड़ी जो बनी हुई है भारत की, जो अरब सागर वाली जो खाड़ी है, उस खाड़ी के किनारे था, और लोथल से ही जो है अपना पूरा ट्रेड होता था। ठीक है, जो व्यापार होता था समुद्री मार्ग के थ्रू, जो उधर जाता था मेसोपोटामिया, दूसरी सभ्यता में, कहीं पे भी। तो यहाँ पे पोर्ट मिला है लोथल में, पोर्ट मतलब बंदरगाह, विकसित बंदरगाह मिला है, वहाँ पे कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, वहाँ पे आग, जो आग रहती है, जो फायर होती है, उसको जलाने के प्रमाण मिले हैं। उससे पता चलता है कि लोथल जो है एक विकसित पोर्ट था उस टाइम पे। ठीक है, और इसी से पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी एक व्यापारिक सभ्यता थी। ठीक है, तो और भी प्रमाण है, अभी वो देखेंगे, बहुत सारे प्रमाण हैं, ढेर सारे मिलेंगे, क्योंकि शहर में जाते हैं तो कुछ न बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और सब ने कुछ न कुछ जो है उसका वो लगाया है। ठीक है, तो एक ये तो हो गया अपना मोहनजोदाड़ो, ये हो गया अपना हड़प्पा। देखो रावी नदी के तट पे हड़प्पा, ये रावी नदी दिख रही होगी आपको, ये रावी नदी के तट पे हड़प्पा। ठीक है ना, तो ये जो इम्पोर्टेंट, ये ढोलावीरा है। ठीक है, ये रण ऑफ कच्छम, ढोलावीरा, अलाहादीनो, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको मैं डिस्कस करूंगा अभी, एक एक को डिटेल में जानेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ मिली है, मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला है, अपना हड़प्पा में क्या मिला है, ढोलावीरा में क्या मिला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ये कालीबंगा यहाँ पर है, ये राजस्थान वाला। सबसे पहली जो साइट अपने हुई है डिस्कवर, वो हुई है हड़प्पा साइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं। मैंने ऐसा लिखा है कि सबसे पहले उसके खोजने वाले का नाम लिखा है, किसने खोजा है। ठीक है, और ये कहाँ पर खोजी गई है, उसकी लोकेशन, नदी और उसकी लोकेशन, फिर वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, ये हमेशा याद रखना। प्री में यहीं से क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा से क्वेश्चन यहीं से बनता है मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम क्या 100% ही यहीं से बनेगा कि कोई चीज़ कहाँ पे मिली है, ये चीज़ कहाँ मिली है, वो चीज़ कहाँ मिली है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज, जैसे कि मैंने बताया था 1921-22 में दयाराम साहनी, ठीक है ना, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। जॉन मार्शल उस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो उस समय इन्होंने खोजा था, जो अपन ने देखा अभी। ठीक है, ये कहाँ पर मिली है, ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, साहिवाल जिले में मिली है, जो पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये सब पाकिस्तान में चला गया, ये वाला एरिया है ना। अब यहाँ पर हड़प्पा में मिला क्या क्या है, चीज़ें तो बहुत सारी मिली है, बस कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरी साबुत मिली है और पूरी रिकॉग्नाइजेशन के साथ, और वो चीज़ें वहाँ कहीं और नहीं मिली है। तो ये हमेशा याद रखना है कि कोई चीज़ अगर पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र में मिली है, एक ही जगह पर मिली है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला है, तो भैया एक पोट्री मिली है जिसपे कुछ छपा हुआ है, गुदा हुआ है, जिसको अभी तक जान नहीं पाए, इंडस वैली स्क्रिप्ट्स को आज तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया है। ठीक है, तो एक पोट्री मिला है, एक क्यूबिकल लाइम स्टोन मिला है, चूना पत्थर का एक टुकड़ा मिला है। ठीक है, जिसपे कुछ वजन वगैरह लिखा हुआ था, तो वो हो सकता है कि वजन के लिए जो बाट यूज़ करते हैं अपन, वो चूना पत्थर का यूज़ करते थे। ठीक है, फियांस स्लैग मिले हैं, सैंड स्टोन स्टेटस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, एक पूरी जो बॉडी है उसका
जो तंत्र होता है उसका एक अपने को सैंड स्टोन मिला है, ठीक है, पत्थर से बना हुआ एक पुतला जो होता है ना, अपन जो देखते हैं मूर्तियाँ टाइप, तो उसका एक सैंड स्टोन एक मिला है, ये याद रखना है ना, ये अच्छी चीज़ है, ये पूछी जा सकती है। एक बुलक कार्ड मिली है, ठीक है, गैंड्रीज मिली है, ये गैंड्रीज तो सब जगह मिली है, इससे पता चलता है कि वो लोग कितने समझदार लोग भी थे, मतलब उनको धान्य जो है वो इकट्ठा करना और ये सब चीज़ों का भी नॉलेज हुआ करता था। उसके बाद कॉफिन बुरियल, ठीक है ना, कॉफिन बुरियल मतलब यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसे शव मिले हैं जिनको कॉफिन में, मतलब उस समय में जो है हो सकता है कि जलाने की प्रथा और ये जो दफनाने की जो प्रथा होती है उनके प्रमाण भी सबसे पहली बार जो है हड़प्पा में पाए गए थे, और ये केवल हड़प्पा में मिले हैं, ठीक है ना, बाकी जगह ऐसे दफनाने के जो है साक्ष्य नहीं मिले। तो हड़प्पा वाली सिविलाइजेशन इसलिए भी अलग हो जाती है क्योंकि उनको दफनाने की प्रोसेस पता थी कि आदमी को दफनाया भी जाता मरने के बाद, ठीक है ना। टेराकोटा के जो है कुछ फिगर मिले हैं, टेराकोटा, ठीक है, और ये सारी चीज़ें मिली हैं अपने को। ये लिखा भी, हड़प्पा हैज़ अ ट्रेड विद द एंशिएंट मेसोपोटामिया स्पेशली एलाम अलॉन्ग विद द एरियाज, कॉटन, टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर द प्राइमरी ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कॉटन भेजा जाता था, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भेजे जाते थे, ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स थे। तो सबसे पहली साइड हड़प्पा, खास चीज़ एक तो पोट्री इंडस्ट्री के साथ सैंड स्टोन मिला है, ह्यूमन एनाटॉमी का गैंड्रीज मिली है, कॉफिन मिली है, ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने ब्लैक में कर दी है, सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में बड़ी आसानी से आ सकती है और बड़ी आसानी से आप लिख देंगे, इसलिए मैंने इनको पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया है, बड़ा आसान है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, ऐसे कैसे नोट्स बना लें इसके, तो बड़ा आसान रहेगा इनको करना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो जो है इसको माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब माउंट ऑफ डेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाशों के ढेर मिले हैं, ठीक है ना, तो जो माउंट ऑफ डेड होते हैं या मृतकों का टीला हिंदी में बोला जाता है इसको, ठीक है ना, तो यहाँ पे दफनाने की प्रथा नहीं मिली, हड़प्पा में दफनाने की प्रथा मिली, इसलिए इंपॉर्टेंट है हड़प्पा। तो अब यहाँ पे ये कहाँ किसने खोजा था, तो ये भाई साहब खुद ने खोजा था, R.D. बनर्जी ने, ठीक है ना, 1921 या 22 में खोजा गया था, ये चलता रहता है पूरा, ठीक है। इसकी खोज कहाँ हुई थी, लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध में, इंडस नदी के किनारे, अभी अपन ने देखा था इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में ये हुआ था, सिंध जिला है पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेजर फाइंडिंग जो ब्लैक में लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, नहीं भी आते तो अब आ जाएंगे, ठीक है ना। ये मैंने सारी चीज़ें कंसाइज करके लिख दी है, ये सब चीज़ें आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगी, एक एक चीज़ क्या लिखे क्या नहीं लिखे, तो जब आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो बड़ा आसान है इसमें। यहाँ पे एक भैया ग्रेट बाथ मिला है, मतलब बड़ा सा स्विमिंग पूल जिसमें सभी लोग नहाते थे, एंजॉय करते होंगे उस ज़माने में, ठीक है ना, तो ग्रेट बाथ मिला है, ग्रैंडरीज मिली है, यूनिकॉर्न की सील मिली है। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टेट, ठीक है ना, तो ब्रॉन्ज की एक, ब्रॉन्ज मतलब कांसा, ठीक है ना, उसकी एक लड़की का एक वो डांसिंग वो मिली है, अभी ये जो है मिली है। अच्छा और इसके साथ साथ जो है डियर एलिफेंट की सीलें भी मिली है, ठीक है ना, और अच्छा एक सील मिली है जिस पे डियर है, एलिफेंट है, टाइगर है, राइनोस है, 4 प्रकार के जानवर है एक सील के आसपास, और उसको जो है कंसिडर किया जा रहा है क्या कि पशुपति की सील है, ये पशुपति एक भगवान उस ज़माने में रिचुअल्स को मानते होंगे तो उसे पशुपति नाम दिया गया, तो पशुपति की सील को माना जाता। ये भी पूछ सकते हैं कि पशुपति की सील में इन 4 में से कौन सा जो है एनिमल नहीं था, यहाँ पे काऊ डाल देंगे, ठीक है ना, या कुछ और डाल देंगे, लायन डाल देंगे, तो ये याद रखना कि ये 4 चीज़ें होती थी पशुपति की सील में, ठीक है। स्टेटेड स्टेच्यू ऑफ बियर्ड मैन, ठीक है ना, उसके बाद है ब्रॉन्ज बफेलो, ये सब आपको ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल और ये इसकी, तो ये हो गया मोहनजोदाड़ो। अब उसके बाद आता है सुत्का जेंडर। सुत्का जेंडर कहाँ है भैया, तो इसकी जो खोज थी वो 1929 में 1929 में स्टेइन नामक एक व्यक्ति ने करी थी, ठीक है ना, और ये कहाँ पर है, तो ये बलूचिस्तान में दाख्ता नदी के किनारे पर ये आपको साइट मिलेगी, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो सुत्का जेंडर था ना, ये हड़प्पा और बेबीलोन के बीच का, बेबीलोन जो थी तो उन दोनों शहरों के बीच का ट्रेड पॉइंट होता था, ठीक है ना, बीच का पॉइंट होता था, यहाँ से हड़प्पा वाले जा रहे हैं, वहाँ से वो लोग आ रहे हैं, और वहीं पे सारी खरीदारी होती थी, ठीक है ना। फ्लिंट ब्लेड्स होती थी, स्टोन वेसल्स, पत्थर के बर्तन, ब्लेड्स ने रेजर वगैरह तीखे वाले, स्टोन एरोहेड, पत्थरों से जो एरो होते हैं, जो तीर होते हैं, वो पत्थरों के बने हुए तीर, जो तीर का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको तीखे पत्थर का बना के लगाते थे, ठीक है ना। उसके बाद शेल बेयर्स, पोट्री, ठीक है, और बैक्टीरिया मार्जिन या आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, ये एक प्रकार का
कॉम्प्लेक्स है, आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये मिला अपने को सुटकंडौर में। अगला मिला है अपने को चंदूहारो। चंदूहारो इंपॉर्टेंट साइट है। जो भी इंपॉर्टेंट साइट है उसको मैं डिस्कस करूँगा आपसे, और उसके जो इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे। जहाँ अगर 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधा ऐसा कैसा छाप देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है तो अपन समय के साथ वो कर लेंगे, कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता जाऊँगा, उसको आप उस हिसाब से उसमें डालते रहें। अभी बहुत चलेगा, ये लंबी कहानी है, ठीक है। चंदूहारो क्या है? चंदूहारो की जो खोज थी वो NG मजुमदार ने 1931 में करी थी, ठीक है ना। और लोकेटेड इन मुलान संध्या सिंध ऑफ द, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? मुलान सांधा जगह, जिले का नाम है सिंध, और एरिया का नाम है इंडस रिवर, सॉरी नदी का नाम किस नदी किनारे? इंडस रिवर। और यहाँ पर जो मेजर फाइंडिंग क्या? चंदूहारो नाम से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या मिली? एक बेंगल्स की फैक्ट्री मिली है, चूड़ियों की फैक्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार आया है प्री में, आप देख लोगे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि यार ये कोई खास चीज़ मिलती है ना तो उसको पूछ लेते हैं, क्योंकि वो वहीं मिली है, वो सब जगह नहीं मिली है, ठीक है। गेंडरी जो है वो सब जगह मिली हुई है, अन्नागार जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, गोदाम जिसको बोलते हैं, सामान या खाना रखने का, गेहूँ रखने का, वो सब जगह मिला है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी ज़्यादा। पर इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि पहली बार जो है बेंगल्स फैक्ट्री जो है, चूड़ियों की फैक्ट्री मिली है, इंक पोर्ट मिला है, बीड मेकिंग शॉप्स मिली है, फुटप्रिंट ऑफ द डॉग चेजिंग अ कैट, ठीक है ना, कार्ट ऑफ द स्टेट ड्राइवर। इट इज, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द ओनली सिटी विदाउट ए सिटाडल, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा शहर में, मोहनजोदाड़ो में एक ऐसी चीज़ मिली है जिसको, ऐसी संरचना मिली है जो शहर को 2 भागों में बांटने में अपने को मदद करती है। पहली चीज़ कि वहाँ पर उनको एक ऐसा एरिया मिला है जो थोड़ा सा ऊपर है, जोग्राफिकली थोड़ा सा ऊंची है, पहाड़ी पर है, ठीक है ना, जिसको दुर्ग या जिसको सिटाडल बोला गया। और कुछ एरिया ऐसा है जो थोड़ी निचले स्तर पर है, जहाँ से ऊपर वाले क्षेत्र से नीचे निगरानी रखी जा सके, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि एक कुछ राजा हुआ करते होंगे, वो ऊपर रहा करते होंगे पहाड़ी पर, और वो निगरानी रखते होंगे पूरे शहर के कामकाज की नीचे, इसलिए जो शहर बसता था वो थोड़ा नीचे बसता था, और जो सिटाडल या दुर्ग या राजा या उस ज़माने में जो भी प्रथा रही होगी वो थोड़ा सा, या जो थोड़े संपन्न लोग होंगे सभ्यता में, समाज में, वो थोड़े ऊपर रहते होंगे शहरों में ऊंचाई पर, ताकि वो पूरा मैनेज कर पाए, देख पाए कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो किले वाली जो बात मैंने आपको बताई, दुर्ग और ऊंचा हिस्सा, नीचे हिस्सा, मैनेजमेंट, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के लगभग सभी शहरों में पाई गई है, परंतु कुछ शहरों में ये नहीं पाई गई। हो सकता है कि ये कबीले अलग हों, उसी समय के हों पर अलग हों, ठीक है ना। तो ये कोई दूसरा देश छोटे से कबीलों के साथ बन गया हो, तो उसमें जो है इनके पास सिटाडल वाला व्यवस्था नहीं थी, सब लोग साथ में रहते होंगे, सब लोग एक ही लेवल पे रहते होंगे। अगला एक शहर आता है आमरी, ठीक है ना। आमरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आमरी में जो है जानवरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। उससे, और जानवरों के अवशेष भी छोटे मोटे जानवर नहीं है, ये कुछ विशेष जानवर हैं, इसलिए इनको मैंने पॉइंट आउट किया है। आमरी की खोज भी NG मजुमदार ने 1935 में करी थी, और ये कहाँ पर मिला? ये बलूचिस्तान में मिला है, ठीक है ना, और ये भी इंडस नदी के पास में मिला है। और इसकी मेजर फाइंडिंग्स क्या है? यहाँ पर एंटीलोप, हिरण जिसको बोलते हैं, हिरण की कुछ प्रजातियों के एविडेंस मिले हैं, हिरण की हड्डियाँ मिली है, और राइनोसरस जो होते हैं, गेंडा, उसकी जो है एविडेंस मिले हैं अपने को आमरी में, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट साइट है उसके मैं इंपॉर्टेंट लेके आ गया हूँ, उसमें आपको और ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये जितना है उतना सफिशिएंट है। इनको याद कर लो, प्री भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, 3 और 5 मार्क्स में। अच्छा, इसमें क्या है कि कुछ और भी चीज़ें हैं, ये जैसे जैसे अपन चीज़ें समझते जा रहे हैं ना, इसमें अपने को थोड़ा चीज़ें याद भी रखनी है। अभी 2019 में MPPSC मेंस में एक ऐसे वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है उस पर थोड़ा सा आप मतलब प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन था कि इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इकोनॉमिकल कंडीशन यही से पता चलती है जो पढ़ रहे हैं ना अपन, ग्रेनरी से, सिक्कों से, ठीक है ना, वहीं से पता चलती है। अब इकोनॉमिकल कंडीशन एक बार आ गई तो हो सकता है कि इस बार वो सोशल कंडीशन पूछ ले, हो सकता है इस बार वो पॉलिटिकल कंडीशंस पूछ ले, हो सकता है वो इस बार रिचुअल कंडीशंस पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है ना। कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है भाई साहब कहाँ था? इसकी खोज करी थी अमलानंद घोष ने 1953 में, आज़ादी के बाद। और ये पड़ता है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है राजस्थान, इंडिया में।
और ये डिस्ट्रिक्ट है घग्गर नदी के किनारे। इसकी कुछ मेजर फाइंडिंग्स क्या है? लोअर फोर्टिफाइड टाउन, ठीक है, वही लोअर फोर्टिफाइड टाउन जो अपन बात कर रहे थे। वुडन ड्रेनेज, ठीक है, जो नालियाँ थी यहाँ पर वुडन की थी, है ना। उसके बाद कॉपर ऑक्स मिला है कॉपर का। एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ये याद रखना भैया, भूकंप के साक्ष्य जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की ख़त्म होने की बात करेंगे ना, उस समय भी ये सब चीज़ें काम में आएगी अपने को। एक वुडन प्लो मिला है, ठीक है ना, खेत जोतने का, लकड़ी का हल। कैमल्स बोन मिले हैं। अब देखो राजस्थान में था तो राजस्थान में तो ऊँट होंगे ही, तो ऊँट की हड्डियाँ तो मिलनी है, ठीक है ना, तो कैमल्स बोन हो गया। फायर मिला है, आग जलाने के लिए मिला है, क्योंकि ठंड बहुत थी, रेगिस्तान में ठंड बहुत होती है, तो ठंड के लिए उन्होंने आग भी ढूंढ ली थी, ठीक है ना, और फ्यूरर लैंड होती थी। तो ये सारी चीज़ें। अगला साइड है लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट साइड है।